हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग फिजिक्स पर थ्योरी न्यूमेरिकल्स का जो पार्ट 20 है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा से जो भी सवाल आपके बनने वाले हैं वो उन सवालों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी में से जो आपके फॉर्मूलेज हैं वो हम लोग निकालेंगे और उसके जरिए फिर हम लोग सवाल को लगाएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 19 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप उनको जरूर देखिएगा, आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए वो आपको वेरी हेल्पफुल करेंगे, बहुत ही हेल्पफुल। खासकर जो भी रेलवे के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक लेक्चर वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी यहाँ पर सम्मिलित हैं। ठीक, क्योंकि 2 पेपर होंगे, मेंस में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी जाके। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो फिजिक्स जो श्रृंखला ये चल रही है, आप हाईवे क्लासेस सर्च करें यूट्यूब चैनल पर, वहां पर प्लेलिस्ट जाके एक एक लेक्चर सीरियल वाइज लगा हुआ है वो देख सकते हैं। मैथ्स के लिए जो हम लोग बता दें, एक हमारा सुपर टेट सीरीज चल रहा है, उसको आपको सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। सुपर टेट में एक लेक्चर आता है जब आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, उसके बाद में 1-2 लेक्चर आते हैं जो आपका पूरा चैप्टर 1-2 लेक्चर में रिवाइज करा दिए जाते हैं। 1.5 घंटे तक का लेक्चर होता है, उसमें 1 से 1.5 घंटे का पूरा ऑल अबाउट चैप्टर का आता है, वहां से उसको भी देख सकते हैं। ठीक, और जिन लोगों की मैथ अच्छी है, केवल उनको प्रैक्टिस सेट करना है, तो हमारा एक लेखपाल का प्रैक्टिस सेट है मैथ्स का, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, लेखपाल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, वहां उसको भी आप हाईवे क्लासेस पर सर्च करें और वहां पर आप उसको देख सकते हैं आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर कोई भी कॉस्ट आपसे लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। हम लोग सबसे पहले विद्युत धारा जानने के लिए छोटे छोटी चीजें हैं उनको पहले जान लें, जिससे कि हम लोगों को विद्युत धारा जब पढ़ेंगे कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले हम लोगों को देखो, संसार में जितनी भी चीजें हैं कोई इतने छोटी छोटी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई, छोटे छोटे कण से मिलकर बनी है। और उन छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक एटम से बनी हुई है, यानी कि, और एटम यानी कि परमाणु से मिलकर अणु बना है। क्या ध्यान रखें कि परमाणु से अणु बनता है, अणु से परमाणु नहीं बनता है। परमाणु से क्या बनाया? अणु बनाया है। फिर और बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। ठीक है, ऐसे मतलब पूरा जो कोई भी चीज होती है, जैसे मेरे हाथ में पेन है और लैपटॉप है, ये सारी चीजें जो है ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और इन पार्टिकल को हम लोग परमाणु बोलते हैं। परमाणु से अणु बनता है, अणु से बहुत सी और भी बड़ा पार्ट बनता है, फिर पूरा वस्तु बनता है। ठीक है, और परमाणु के अंदर खुद 3 चीजें पाई जाती हैं। परमाणु के अंदर क्या? परमाणु के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? परमाणु के अंदर 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 चीजें इसमें पाई जाती हैं परमाणु के अंदर। जैसे एक ये परमाणु मॉडल आपके सामने दिया रखा है। अब आपको इनकी सिचुएशन भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये कहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन है और ये आपको बताया गया इलेक्ट्रॉन है, और इसके नाभिक में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, कि नाभिक में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? इसके नाभिक में पाए जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहरी कक्षा में सबसे, वो भी चक्कर लगाते हुए। और इसके नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है कूलाम। कूलाम ने एक प्रयोग किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर एक प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम पास में रखते हैं, और प्रोटॉन, प्रोटॉन को अगर हम पास में रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को अगर हम पास में रखते हैं, यानी कि पहले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रखना, फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन, और फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीनों को आपस में कनेक्ट करके देखा। जब इन्होंने देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पास में रखते हैं, किसमें? पास में रखते हैं, तो इसमें प्रतिकर्षण बल आ जाता है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है कि चीजों को एक दूसरे से दूर भागना, यानी कि दूर भागती हुई चीजें प्रतीत होती हैं। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पास में रखा, तो फिर इन्होंने देखा कि जो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। यही सिचुएशन प्रोटॉन में भी उपस्थित थी। जब इन्होंने प्रोटॉन, प्रोटॉन को पास में रखा, तो फिर देखा कि ये जो प्रोटॉन है ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। एक दूसरे से क्या? दूर भाग रहे हैं। जब एक दूसरे से दूर भागते हैं कोई चीज,
तो उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग रिपल्सन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, ठीक। और उसको हम लोग हिंदी में प्रतिकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल। लेकिन जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास में रखा तब इन्होंने देखा कि ये जो है अपनी तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहे हैं। ये एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहे हैं, ये एक दूसरे से पास आ रहे हैं, ठीक। जब इन्होंने देखा कि ये जो ऐसे करके और ये क्या है, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक। और जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पास में देखा तब ये दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे वो आपस में ज्वाइंट होने जुड़ने लगे, यानी कि इनके जो मध्य जो बल लगा वो था आकर्षण बल। कौन सा बल था? आकर्षण बल था, जिसको हम लोग अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक। लेकिन जब इन्होंने न्यूट्रॉन को भी शामिल किया तो न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तीनों के साथ में न्यूट्रॉन रख लिया। न्यूट्रॉन को किसके? तीनों के साथ में रखा। तब इन्होंने देखा कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि कोई भी फोर्स यहां पर काम नहीं करा। तो जब इन्होंने कोई भी फोर्स नहीं किया तो इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके बीच में इन्होंने एक संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, या यूं कह लीजिए कि इनको इनके गुणधर्म यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी सारी एक्टिविटीज को देखते हुए इन्हें गुण दिया गया, इन्हें इन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज दी गई। उनको हम लोग आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। इन्हें आवेश दिया गया और इलेक्ट्रॉन को जो आवेश मिला वो निगेटिव, और प्रोटॉन को जो मिला वो पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन को मिला वो कोई भी चार्ज नहीं था। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है या निगेटिव, तो कहेंगे निगेटिव होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पूछ लें कि एक परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो पाए जाते हैं नाभिक में। इसीलिए आप देख रहे होंगे ये एक परमाणु स्ट्रक्चर है। आप देख रहे होंगे जो प्रोटॉन है वो इसके अंदर है, और जिस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। आप देख रहे हैं, खुद देख रहे होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ये निगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये चीजें यहां पर देखी तो यहां से एक गुणधर्म आया कि निगेटिव कौन, पॉजिटिव कौन और न्यूट्रल कौन, यानी कि आवेश रहित कौन। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन आवेश रहित, ठीक। आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको समझते हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम का। सोडियम का जो केमिकल नेम है वो Na है, सोडियम है, और यहां पर एक वैल्यू लिखी होती है, एक वैल्यू यहां पर लिखी होती है। जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। देखो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो है वो क्या होता है, ये चीज समझना। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हमको ये बताता है, जो परमाणु क्रमांक है हमको ये बताता है कि किसी भी एटम में उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो हमको बताता है परमाणु क्रमांक। एक चीज और कि स्वतंत्र अवस्था में अगर कोई एटम है, कोई परमाणु है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने भी उसमें प्रोटॉन भी पाए जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, कई बार ये पूछा भी जाता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यानी कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जितने नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी परमाणु पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। ये हमें पता चलता है सोडियम से, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। अब समझना, जैसे हमने यहां पर एक सोडियम का स्ट्रक्चर लिया है, सोडियम का आप देख रहे हैं कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कह सकते हैं कि 11 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन होंगे, है ना। 11 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन होंगे। ये चीज क्लियर है ना सभी को? तो अब हम क्या करते हैं कि अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, हमने क्या किया पहले कि हमने इसमें से सोडियम का जो स्ट्रक्चर है Na, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। क्या? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तब आप देख रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन हो गए सोडियम के एक परमाणु क्रमांक में।
तो आप देख रहे होंगे 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो हम लोग इस पर चार्ज कैसा लेंगे, यानी कि माइनस के 10 हैं और प्लस के 11 हैं, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर इधर हम लोग ऐसा करते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो हमने क्या किया, इसमें से एक जो प्रोटॉन था वो हमने निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया। अगर हम लोग इसको सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो 12 हो जाएगी, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 12 का मतलब है, यानी कि माइनस के हमारे पास 12 हैं और प्लस के 11 हैं, तो हमारे पास जो आवेश आएगा वो कैसा आएगा, वो माइनस का आएगा। अब यहां से बहुत सी बातें यहां से निकल के आती हैं। अगर किसी भी परमाणु में, ध्यान से समझना, अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। देख लीजिए यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 10। तो आप देख रहे होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है किसी भी परमाणु पर, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो जो उस पर चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज होगा। कैसा, निगेटिव चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो जो उस पर चार्ज होगा वो नो चार्ज होगा, यानी फिर उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप समझ के चलना कि यहां से भी ध्यान रखना है आपको। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसकी प्रकृति भी पूछी जा सकती है। आपसे यूं कह लिया जाता है कि किसी पर जो है, मान लेते सोडियम है, इसके ऊपर मान लेते हैं ये माइनस का चार्ज लगा हुआ है। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये चीज बताइए। तो अगर इस पर माइनस का चार्ज लगा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर इसमें प्लस चार्ज लगा हो तो समझ जाना जो इसमें है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक, ये चीज समझ लेना आपको। ठीक, तो यहां पर एक चीज और यहां से निकल के आती है कि किसी भी परमाणु पर जो आवेश होता है, आवेश मतलब जो चार्ज है, जैसे माइनस का एक है, यहाँ माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, कई बार 3 बार प्लस आपने देखे होंगे जो केमिस्ट्री पढ़े हों। किसी भी परमाणु पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, वो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। कहने का मतलब है किसी भी अगर परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है या तो एक निकल सकता है या दो निकल सकते हैं, डेढ़ नहीं निकल सकता है, यानी पूर्ण गुणज के बराबर होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकले तो हम लोग एक ही लिखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकले तो हम लोग दो ई लिखेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन निकले तो हम लोग तीन ई लिखेंगे, अगर एन इलेक्ट्रॉन निकले तो हम लोग एन ई लिखेंगे। यानी कि जो उस पर आवेश होता है, आवेश को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, जो क्यू बराबर है वो एन ई है। क्या, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर यानी क्या है, निकाले या डाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई को क्या प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर 19 होता है कूलाम। ठीक है, और जो प्रोटॉन का होता है वो प्लस के साथ 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, ये दोनों का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इसका आवेश होता है, चार्ज। ठीक, यहां से आपका क्वेश्चन भी बनेगा, जाहिर सी बात है, यहां से क्या क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर आपसे बोल दिया जाता है, यानी कि आपसे यूं बोल दिया जाएगा कि क्यू का मान दे दिया गया, जैसे मान लेते हैं क्यू का मान दे दिया गया 3.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, और आपसे पूछा गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यन आपसे पूछा जा रहा है, यन क्या है, डाले या निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई का जो मान होता है वो 1.6 गुणे 10 की पावर, यानी कि 1 गुणे 10 की घात 19। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 32 कर लेते हैं क्योंकि 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 यहाँ पर हम लोग पूरा ये 2 टाइम्स यहाँ पर कट हो जाएगा, यानी कि एन बराबर कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यह डाले गए हैं या निकाले गए हैं ये कैसे पता चलेगा, जब आपका Q का मान दिया जाएगा तो Q का मान अगर प्लस के साथ में है, अगर किसी पर आवेश धनात्मक है तो हम लोग क्या, तो अगर इलेक्ट्रॉन का अगर Q का मान प्लस के साथ में दिया गया है, यानी कि आवेश पर किसी पर धनात्मक है, किसी भी परमाणु पर अगर आवेश धनात्मक है, तो समझ जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। ठीक है, अगर उसमें निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब समझ जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो है बढ़ोतरी है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक, यहां से हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि धारा को समझने के लिए हम लोग समझते हैं इस चीज को,
यहाँ पर ये धारा है, हम लोग समझेंगे धारा के कॉन्सेप्ट को कि धारा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लेते हैं धारा, एक नाम सुना है धारा, तो धारा तो आप जानते होंगे, बहुत से नाव धारा आपने सुना होगा, चैप्टर का नाम होता है नाव धारा, पानी की धारा ऐसे सुना होगा, सारी चीजें ना। तो धारा क्या होता है, धारा क्या, जैसे एक जैसे पार्टिकल्स हैं पूरे समूह के साथ किसी एक निश्चित दिशा में जो है प्रवाहित होते हैं, उसी को हम लोग धारा कहते हैं। यहाँ पर जो जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो इलेक्ट्रॉन होंगे। वो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक जैसे, मतलब पूरा जो इलेक्ट्रॉन का समूह है किसी एक निश्चित दिशा में जो चलेगा, इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह है, प्रवाह की दर है, यानी कि उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे जो है धारा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों की जो गति है उसी को हम लोग ऐसे बोल देंगे। अभी अभी हम लोग ओरल ही एक रिव्यू आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा हमारे पास ये जो है एक इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक, यहाँ पर ये गोल गोल सा जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक वायर है, और यहाँ पर हमने एक बैटरी जोड़ दी है। यहाँ पर ये बैटरी, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आगे चल के पता चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, एक समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक रूम है और एक दूसरा रूम है, रूम छोड़िए, एक रूम है पूरा, ठीक, और इसके अंदर लगा हुआ एसी। तो इसका जो अंदर का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बाहर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप क्या करेंगे, अगर इस रूम का दरवाजा ओपन करेंगे और एसी बंद करेंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ पे जो 20 डिग्री का सेल्सियस तापमान था वो भी 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 40 डिग्री से यहाँ पर जो ताप है जो ये जो है ताप जो है इधर प्रभावित होने लगा। सेम यही डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब। ठीक है, यानी कि जो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो जहां पर कम है उसकी तरफ जो है प्रभावित होती है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि बैटरी लगाना। जैसे यहाँ पर एक ये ड्यूरासेल की बैटरी है, यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक, एक चीज और जो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस आपको बताएंगे, बहुत सी अच्छी चीज है कि जिसके साथ प्लस होता है उसकी लाइन बड़ी होती है और जिसके साथ निगेटिव होता है उसकी लाइन छोटी होती है, कम सी बात। अब हमने क्या किया कि ये बैटरी ले ली, और बैटरी ले ली, फिर हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें कि जो ये वायर है, ये जो तार है, इसमें पहले से ही कुछ मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हर वस्तु में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे किन किन वस्तुओं में धारा प्रवाहित होती है, किन किन वस्तुओं में करंट लग सकता है, किन में करंट नहीं लगता है, ये भी हम लोग समझेंगे। पहले समझिएगा कि हमने एक वायर लिया है। ये वायर किसी का भी हो सकता है, धातु का है, कैसा भी है। ठीक है, एक वायर है। होता क्या है कि जब हम लोग इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं, या यूं कह दें कि लाइट आती है, ऐसे बैटरी तभी आएगी जब लाइट किसी न कुछ कोई जो है हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, और इसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो जैसे ही जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाते हैं तुरंत उतने इलेक्ट्रॉन इसके बाहर आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है स्विच लगा होता है, एक तो यहाँ पर सबसे मेन बात है, यहाँ पर एक स्विच लगा होता है। जैसे ये स्विच या बटन जैसे ही दबाई जाती है, जो बटन, तुरंत यहाँ पर बिजली पहुंचती है। ऐसा क्या होता है, देखो जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फटाक से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो जाते हैं। ठीक, फटाक से पूरे ग्रुप के साथ में अटैक करते हैं यहाँ पर, तो ये तुरंत उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर अवस्था में चले जाते हैं। यही कारण है कि जैसे ही आप तार चाहे जितना लंबा चौड़ा हो, जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तुरंत, यानी कि तुरंत उसमें करंट महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें पहले ही स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवाहित किए जाते हैं तुरंत उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजों को एक जैसा ही रहना है। ठीक, एक चीज और समझ लेना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दर हो जाती है, एक प्रवाह की दर हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक आवेश में जाते हैं। ठीक है, एक आवेश के साथ में जाते हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। ठीक, और एक चीज और है कि जो धारा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो डायरेक्शन है, यानी कि जो विद्युत धारा की जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवाहित हो रहे हैं, ये देखो एरो बना हुआ है इधर को, ऐसे इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और उधर से धारा का एरो बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह की जो दिशा है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक करंट के जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जो है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत है। ठीक है, कैसे है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत है, ये चीज समझ लेना। डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। ये देखो इधर को एरो बना हुआ है, इसका इधर का बना, यानी कि अपोजिट होती है। आपसे पूछा भी जाता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो आइए यहाँ पर कुछ थ्योरी मैंने लिखी है, वो थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, जो कि आपके
जो है बुक के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर देखिएगा कि विद्युत धारा क्या होती है, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि दो वस्तुएं भिन्न भिन्न विभव पर क्या होता है, विभव क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहाँ पर हम बता रहे थे, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग पोटेंशियल को बोलते हैं विभव, और डिफरेंस को बोलते हैं अंतर। यानी कि जो भिन्न भिन्न विभव पर हों, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न विभव पर हों, ठीक है, उन्हें एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए। ये चालक तार है, इसके द्वारा जोड़ दिया जाए तो धनात्मक आवेश उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर बहने लगता है। तो जो धनात्मक आवेश है, ये देखो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगता है। जैसे कि हमने आपको टेम्परेचर का एक उदाहरण देके बताया था, बहने लगता है। यह आवेश तब तक बहता रहता है, की ओर बहने लगता है। इसको आवेश हम लोग बोलेंगे एक समूह के साथ में जब बहेगा। तो ये आवेश तब तक बहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाए। इसी को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अतः हम लोग यहां से ये भी कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहते हैं। क्या, फिर से समझना, आवेश प्रवाह की दर को, मेन लाइन यही है बस, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मेन पॉइंट यही से आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि विद्युत धारा कैसे है, हो सकता है पूछ भी सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला बनने वाला है। क्या, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश क्या होता है, आवेश को हम लोग क्यू से नोट करते हैं, किससे, क्यू से डिनोट करते हैं, और दर का मतलब होता है समय, ठीक। एक मिनट थोड़ा पानी पी लें, गर्मी बहुत हो रही है इस समय, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना, आवेश प्रवाह की दर को, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप के साथ बैठे हैं उसी को आवेश है, और उस प्रवाह की दर को, यानी कि जिस दर से बहते हैं उसी को विद्युत धारा, या यूं बोल सकते हैं विद्युत धारा की तीव्रता। यानी कि जोर लाइट और धीमी लाइट लोग कहते हैं, यही चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस हिसाब से बहेगा उसी हिसाब से चीजें होंगी। और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आगे साथ बने रहिएगा, पूरा लेक्चर साथ साथ में देखिएगा, ठीक है। और हमारे लेक्चर देखने में आपके एमबी बिल्कुल नहीं खर्च होंगे, बड़े बड़े ही मतलब कुशलता के साथ में बनाए जाते हैं लेक्चर, ठीक है। विद्युत धारा, ये पूरा जो 1 घंटे का लेक्चर होता है मात्र 60 से 70 एमबी का होगा, बिल्कुल 60 से 70, 50 एमबी मुश्किल से, ठीक है। तो आपका बिल्कुल, आप पूरा दिन देखो, बहुत ज्यादा आप खर्च कर लेंगे हमारे साथ, 200 एमबी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर एमबी की बिल्कुल टेंशन ना करना। यदि किसी चालक में जो समय है वो टी है और क्यू प्रवाहित धारा हो, तो चालक में जो धारा की मात्रा हो जाएगी, यानी कि आई बराबर जो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को, दर का मतलब होता है आवेश का मतलब क्यू और दर का मतलब होता है टी, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं जो आई बराबर आएगा वो क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, आवेश, और टी क्या है, समय, ठीक है। जैसे यहां पर देख रहे होंगे आई बराबर की क्यू अपॉन टी लिखा गया है, या यूं बोल सकते हैं क्यू बराबर आई टी, जिस हिसाब से लिखना चाहिए। बात देखिए ना भाई, आई से टी से इधर कर ली, उससे कोई में मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, विद्युत आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे वी, या यूं याद रख सकते हैं क्यू बराबर आई टी याद रख सकते हैं, या आई बराबर याद रख सकते हैं क्यू अपॉन टी, ठीक है। आई बराबर क्या याद रख सकते हैं, क्यू अपॉन टी। और यहाँ से ये देखिए, अभी आपके पास मेन एक बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन निकलने जा रहा है, विद्युत धारा का मात्रक। एसआई प्रणाली में जो विद्युत धारा है वो मूल राशि है, क्या है, मूल राशि है, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आई बराबर जो निकला है हमारे पास वो क्यू अपॉन टी निकला है। क्यू का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम, और टी का मतलब होता है सेकेंड, यानी कि कूलाम पर सेकेंड। आपसे यूं पूछा जाता है कूलाम पर सेकेंड क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड होता है एम्पियर, यानी कि क्या, एम्पियर, यानी कूलाम पर सेकंड को और किस नाम से जाने जा सकते हैं। आपको ऑप्शन होगा वोल्ट है, एम्पियर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एम्पियर से नापते हैं। कूलाम पर सेकंड को हम लोग किससे मापते हैं, एम्पियर, और एम्पियर को ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक। और यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। किसी परिपथ में धनात्मक आवेश प्रवाह की दिशा को धारा प्रवाह की दिशा माना जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखें कि किसी परिपथ में धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा को धारा प्रवाह की दिशा माना जाता है। अतः चालक में विद्युत धारा की दिशा, ध्यान दें, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। यानी कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से फ्लो होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से फ्लो होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से प्रवाहित होते हैं तो, और ये धारा जो है इधर से जाती है, तो यहाँ पर यही बोला गया है आपसे कि जो किसी परिपथ में धनात्मक आवेश के जो प्रवाह की दिशा है वो धारा की प्रवाह की दिशा मानी जाती है, धारा के प्रवाह की दिशा, यानी कि धारा अगर इधर को बह रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, जो एनर्जी है वो इधर को ही जा रही है और इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, ठीक।
तो इस पूरे जो मेन चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, चालक में विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आइए हम लोग अब जान लेते हैं कि ये विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर ये चीज समझिए पहले फिर से इसको। जब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए, तो जब इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते हैं तो इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक, क्या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है जब प्रोटॉन के साथ मिलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन साथ में मिलते हैं तो ये तो अपने को दूर दूर भागते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मांगते हैं तो अपने को नजदीक खींचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए तो इलेक्ट्रिक धारा बहती रहती है, क्योंकि इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर से पॉजिटिव चार्ज और इधर से निगेटिव चार्ज आएगा, है ना, इधर से पॉजिटिव और इधर से इलेक्ट्रॉन है, इधर से प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ठीक, और जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जाते हैं और इसके पास जाते हैं तो इनके पास जो खींचने से इसके अंदर जो है गरम गरम यानी कि घर्षण के कारण, इसके अंदर जो घर्षण के कारण एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को हम लोग ताप बोल सकते हैं, एक ताप उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसी कारण जो है जो तार है वो गर्म हो जाते हैं, इसी के कारण हीटर फूक जाते हैं, वायर जलने लगते हैं। जब बहुत अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है एक वायर के अंदर, तो उसमें जो वायर गर्म हो जाता है, इसी की वजह से कई चीजें बेकार हो जाती हैं, इसी की वजह से लोग अच्छी क्वालिटी के वायर लगवाते हैं, है ना, और इसमें सारी चीजें देखी जाती हैं, उसी हिसाब से लोग कॉपर का यूज कर लेते हैं। ध्यान से समझें कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवाहित होते हैं, जितना आवेश यहां से प्रवाहित होता है उतना ही आवेश यहां से निकलता है उसी सेकंड में। जैसे एक सेकंड में अगर यहाँ पर दो आवेश गए हैं तो यहाँ पर दो आवेश से तुरंत यहाँ पर उतने ही सेकंड में यहाँ पर प्रवाहित होता है, उतने ही सेकंड में। ठीक है, और दूसरा है कि यहाँ पर जितने जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और इनके बीच में जो प्रोटॉन होता है, इनमें टक्कर होता है, टक्कर के कारण यहाँ पर हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण यहाँ पर ये तार गर्म हो जाते हैं। ठीक, और तार गर्म हो जाने से इनके बीच जो तार गर्म हो जाने के कारण इनके जो प्रोटॉन है वो इधर उधर ऐसे चक्कर घूमने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो रुकावट आती है, इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह में रुकावट आती है उसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और ये इलेक्ट्रॉन बहते गए ये तार बहुत गर्म होता गया, ये बहुत गर्म हो गया, ये ताप हीट कर मतलब ताप बहुत मतलब इसका जो तार का जो ताप है वो बहुत हीट हो गया, मतलब बहुत गर्म हो गया तार। ठीक, तो इसमें और जो है ऐसे ऐसे करके और इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ये ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो और अधिक रुकावट हो जाती है, यानी कि प्रतिरोध और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों में जो रुकावट हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों में रुकावट को ही हम लोग प्रोटॉन जो प्रतिरोध बोलते हैं, यानी कि जो इसकी धारा में प्रवाह जो धारा यानी कि आवेश में जो प्रवाह की दर को जो रुकावट होती है उसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ये चीज समझ गए आप? तो इतना सी कॉन्सेप्ट था। तो अब आगे हम लोग समझते हैं कि भी प्रतिरोध क्या होता है। तो ये चीज समझिएगा लैंग्वेज के साथ में। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, जैसे मतलब वही आपने देखा जो बैटरी स्थापित की जाती है, विभवांतर उसी कहते हैं, तो उस चालक में विद्युत धारा बहने लगती है। बिल्कुल जी बात, बहने लगती है। लगा के विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तथा चालक में प्रवाहित धारा आई हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। ठीक, R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। ठीक, ये चीज समझ लेना। R बराबर जो हो जाएगा वो V अपॉन I हो जाएगा। यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला भी आ चुका है, R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। ठीक, V अपॉन I, या यूं बोल सकते हैं V बराबर IR बोल सकते हैं, V बराबर IR बोल सकते हैं। ठीक, और ध्यान रखें कि R जो है, R यानी कि जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, और V अपॉन I होता है। V का मात्रक होता है, V मतलब विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और I का मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम बोलते हैं। क्या? ओम। देखो बहुत अच्छे यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे। इसका मात्रक ओम होता है, किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का अगर मात्रक ओम होता है तो ओम, अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर क्या होता है, वोल्ट पर मीटर को ही हम लोग ओम बोल सकते हैं। यहां से ऐसे क्वेश्चन उठ सकता है कि वोल्ट प्रति मीटर, इनमें से किसका मतलब है? ओम होगा। ठीक,
ओम होगा और बोल्ट होगा, एम्पियर होगा, तो इनमें से आपसे चुनना पड़ेगा कि क्या हम लोग इसका ओम है, टेस्ला है, ऐसे करके बहुत से ऑप्शन होंगे वहां पर, तो उनमें से आपको चुनना पड़ेगा। ठीक, चलिए ये आपकी एक लैंग्वेज हो गई। जो आपसे मेन फार्मूला निकला है वो वोल्ट पर एम्पियर है, या आर बराबर जो कह सकते हैं वी अपॉन आई होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। और इसका मतलब क्या होगा अभी आगे चल के आप जो है डिपेंड करता है, ये चीज समझिएगा। प्रतिरोध का मतलब आप समझिए, बहुत से क्वेश्चन अभी यहाँ से बनने वाले हैं। जो चालक के प्रतिरोध की जो निर्भरता होती है वो हमने बताया ताप पर, यानी कि निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो ताप पर भी निर्भर करता है। अगर किसी मेटेलिक वायर का ताप ज्यादा है, हीट ज्यादा करता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रवाहित नहीं हो पाएंगे, अतः विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित नहीं हो पाएगी। विद्युत धारा अगर अच्छे से प्रवाहित नहीं हो पा रही है, इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, किसमें, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट, है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट, इसी को हम लोग विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। और एक चीज समझना कि तार की लंबाई पर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध। किसी चालक का तार का प्रतिरोध R तथा इसकी लंबाई L अनुपाती होती है। ये चीज अभी समझना, पहले समझो। एक इतना छोटा सा तार था, ठीक है, एक इतना छोटा सा, मशीन में तार पिघलाकर इतना बड़ा कर दिया गया, अब इसकी लंबाई बढ़ चुकी है, ठीक। और यहाँ पर जो होता है ये इसको बोलते हैं जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि परिच्छेद का क्षेत्रफल बोलते हैं, और ये होती है लंबाई, ठीक, ये होती है लंबाई। जो ऐसे होता है ये लंबाई होती है, जो इसके अंदर ऐसे जो यहाँ पर ये गोल गोल देख रहे हैं, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया या परिच्छेद का क्षेत्रफल बोलते हैं। अब ये चीज समझना, पहले तो समझो, मान लेते हैं कि भाई अगर इसमें ऐसे करके 6 इलेक्ट्रॉन थे, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवाहित हुआ, उसकी जो टक्कर होगी वो 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ होगी, 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ होगी। अगर यही तार पिघलाकर बड़ा कर दिया गया तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये ऐसे हो जाएंगे, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन तो वही रहेंगे भाई, उसका जो आयतन है वो तो वही रहेगा ना, इसका आयतन तो बदलेगा नहीं। जैसे कोई चीज थी उसको पिघलाकर बड़ा कर दिया गया तो उसका आयतन थोड़ी चेंज होता है, ये चीज तो आप पढ़े ही होंगे मैथ में। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से अगर हम प्रवाहित करें, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से और यहां तक अगर ले आए इधर तक, तो इसको कितने कितने एटम के साथ, कितने जो है प्रोटॉनों के साथ टकराना पड़ेगा, तो आप देख रहे होंगे अब 6 प्रोटॉनों के साथ टकराना पड़ेगा। अब जितने ज्यादा बार टकराना पड़ेगा उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी। अगर इसमें हीट ज्यादा जनरेट होगी, इसका मतलब इसका ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने से जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यानी कि हम लोग सीधे कह सकते हैं कि जो आर डिपेंड करता है वो सीधे लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ यानी कि जो है लंबाई के। तो जो लंबाई है, अगर किसी तार की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये होता है। यानी कि जो हम लोग इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि जो आर होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, लंबाई के। यानी कि अगर किसी तार की तुम लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी तार की लंबाई बढ़ा देने से उसका प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, प्रतिरोध क्यों बढ़ेगा, आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, इससे हीट जनरेट होगी, तार गर्म हो जाएगा, अतः तार गर्म हो जाने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो धीरे धीरे थोड़ा कंपन करना उसके अंदर स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक। इसी कारण उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, ठीक। और होता है कि अगर किसी तार को हमने, ये तार है हमारे पास, और इस तार को हमने लंबा नहीं मोटा कर दिया, क्या कर दिया, मोटा। जैसे ये तार इतना लंबा था, इस तार लंबे को जाकर हमने थोड़ा सा इसका चौड़ाई बढ़ा दी। तो देखना एक चीज यहाँ पर, मान लेते हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे करके, और जब बढ़ा दोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो 6 रहेंगे, लेकिन ऐसे हो जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो टक्करों की संख्या है वो कम हो जाएगी। अतः हम लोग कह सकते हैं कि किसी तार की जो लंबाई घटाने पर उसमें जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, यानी कि उल्टा संपर्क है। अगर उल्टे संपर्क को हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं आर प्रोपोर्शनल टू 1/A। ए मतलब क्या, ए क्या लिखेंगे, अब इसकी जो है ये वाली चौड़ाई बढ़ेगी, ये एरिया बढ़ेगा, एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अब सीधे हो जाएगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सीधा संपर्क नहीं है, इसका उल्टा संपर्क है। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं आर अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती अपॉन ए, यानी कि यहां पर ये उल्टा संबंध है। अगर परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ेगा
तो आर घटेगा। आर घटेगा मतलब है कि प्रतिरोध कम होगा। अगर प्रतिरोध कम हो रहा है तो इसका मतलब परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है, परिच्छेद का क्षेत्रफल कहते हैं जिसमें ये एरो बता रहा है कि ये गोल वाला जो हिस्सा है, अगर ये किसी भी तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर किसी की तार की लंबाई की घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, और यहाँ से ये भी बोल सकते हैं जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर किसी भी तार की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, अगर घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर उल्टा संपर्क है। यहाँ से हम बोल सकते हैं, वहां से हमने एक संपर्क निकाला, आर का सीधा संबंध है लंबाई से, अगर लंबाई बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा इसका मतलब लंबाई बढ़ेगी, और आर का उल्टा संपर्क है परिच्छेद के क्षेत्रफल के साथ। यहाँ पर दो बातें आपके साथ जो निकाल के दी है मैंने, वो आइए हम यहाँ पर एक साथ उनको बताते हैं। यहाँ पर देखा कि जो आर का संबंध है वो सीधे लेंथ के साथ है, और आर का संबंध है वो उल्टा है क्षेत्रफल के साथ में। तो इन दोनों को समीकरण को हमने एक साथ ले लिया। तो हमने देखा कि आर बराबर, सॉरी यहाँ पर आर बराबर नहीं, फिर हमने देखा आर जो है प्रोपोर्शनल टू, तो एल अपॉन जो ए था, है ना, जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती इसको हटाया गया, जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटाया गया तो आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। ये रो क्या है, ये रो है किसी भी तार का प्रतिरोध जो है उस तार के प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा, ये एक नियतांक है। यहाँ पर बताया गया है कि जो आर है वो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, यानी कि किसी भी तार का प्रतिरोध है। जो रो है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी कि इसको हम लोग ओम इंटू मीटर बोलते हैं, ओम इंटू मीटर बोलते हैं। इसका जो आएगा इसका यूनिट है, ठीक है, यानी कि इसका जो यूनिट इसको बोल सकते हैं मात्रक, ठीक है। और यल है लेंथ ऑफ वायर, और ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने आपको बताया। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, ये आपका यूज हो सकता है फॉर्मूले में, ठीक है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। देखो ये सारी चीजें मैंने पहले ही प्रिपेयर कर ली हैं जिससे कि हम लिखें और आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो देखो कितना टाइम हम आपका सेव कर रहे हैं। ये लेक्चर मैंने आपको 40-45 मिनट में ओवर कर दूंगा। ये पूरा लेक्चर 2 घंटे से ज्यादा का है अगर हम क्लास में पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अगर हम इसको क्लास में पढ़ाते हैं तो ये 2 घंटे से ज्यादा लग जाता है, क्योंकि पूरा डिटेल में समझाने, क्योंकि वहां पर लिखवाना होता है, सारी चीजें करना है। यहाँ से मैं पहले ही प्रिपेयर करके आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो यार थोड़ा सा मेहनत की है मैंने बहुत अच्छे से, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर सहयोग करें हाईवे क्लासेस का, ठीक है। तो ध्यान रखना ये फार्मूला आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। एक चीज समझ लेना कि लंबाई बढ़ाने से जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, लंबाई घटाने से प्रतिरोध जो है घटेगा। यहां से ये चीज समझ ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है जो इसका क्षेत्रफल है, तो आप समझ लीजिए अगर इसका क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, और इसको घटाएंगे तो प्रतिरोध जो है बढ़ेगा, ठीक। और यहीं से हमें इनमें एक और रिलेशन आपको निकाल के दिखाएंगे कि किसी भी विद्युत तार जो है, किसी भी विद्युत तार का जो प्रतिरोध है वो हम लोग आर मान लेते हैं। आर बराबर जो आएगा रो इंटू एल अपॉन ए, यानी कि जो अगर प्रतिरोध का आपको कैलकुलेशन करना है तो आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए ये होता है, ठीक। अब मान लेते हैं इसका हमारे पास एक वायर था, ठीक, हमारे पास ये वायर था जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था और जिसकी लंबाई एल थी, ठीक। अब हमने क्या किया, इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और कितना बढ़ाया, एन गुना बढ़ाया। तो क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध है वो एन एल हो, सॉरी इसकी लंबाई कितनी हो गई, एन इंटू एल हो गई। अगर आप इसका प्रतिरोध अगर इसकी आप लंबाई बढ़ाओगे तो इसका प्रतिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो उतना ही गुना कम हो जाएगा, ठीक है, उतना ही से भाग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये जो तार था और ये जो तार है, इन दोनों के आयतन समान रहने चाहिए, क्योंकि आयतन नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जो तार था इसी को हमने पिघलाकर, जैसे भी पिघलाया गया हो, पिघलाकर उसको लंबा किया गया है। अब इसका आयतन तो कभी चेंज नहीं होगा, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो इसका आयतन क्या होता है, ए इंटू एल। भाई किसी भी जो है डायग्राम का आयतन आपको चाहिए तो जो आधार का क्षेत्रफल और गुणे में जो लंबाई यानी कि जो ऊंचाई है, तो आधार का क्षेत्रफल ए और इसकी लंबाई एल, ये होता है आयतन ए एल। अब देखिए क्या इसका भी आयतन ए एल ही है, हाँ देखो इसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो ए बटे एन है और लंबाई एन गुना है, तो एन इंटू एल। अब देखो एन से एन कट गया, ए एल निकल के आ गया। इसका मतलब ये दोनों बातें बराबर है, ठीक, क्योंकि इनके दोनों के आयतन बराबर हैं। बस हमको रेजिस्टेंस काउंट करना है, ओके। रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आएगा, वो हम लोग अभी बताएंगे। सबसे पहले समझिएगा, इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा इस वाले तार का, वो हमने लिख लिया है R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक, अब देखना इसका जो परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया ए है, वो हम लोग ए बराबर क्या हो जाएगा, या यू बोल सकते हैं ए डैश बराबर हो जाएगा ए अपॉन एन, और जो एल डैश बराबर हो जाएगा वो एन इंटू एल हो जाएगा। क्योंकि जो नया तार बना है ना, नए तार का जो परिच्छेद का सॉरी नए तार का जो प्रतिरोध होगा वो आर डैश बराबर लिख लिया हमने रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, क्योंकि ये हमारा नया तार हो जाएगा, मतलब तार वही है। एक चीज समझना, ये रो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका मेटल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मेटल चेंज होगा तो रो चेंज होगा। ओके, मेटल मतलब धातु। तो नया जो तार बना है, यानी कि इस वाले से ये वाला जो तार बना है, इसका जो प्रतिरोध होगा वो हमने आर डैश से लिख लिया है। आर डैश बराबर हो जाएगा रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। तो आर डैश, अब देखो एल डैश का मान क्या है, एन इंटू एल, वो हमने लिख लिया। ए डैश का मान क्या है, ए बटे एन है, और एन ऊपर जाएगा तो इसकी गुणा हो जाएगी। तो आर डैश बराबर हो जाएगा रो इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर और एल अपॉन ए। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है कि जो आर डैश बराबर है रो इंटू एन स्क्वायर एल अपॉन ए। इसको हमने एन स्क्वायर को इधर साइड में निकाल लिया, तो एन स्क्वायर आर डैश बराबर एन स्क्वायर रो इंटू एल अपॉन ए। अब देखो इसको देखो ध्यान से, रो इंटू एल अपॉन ए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है रो इंटू एल अपॉन ए, तो हम लोग रो इंटू एल अपॉन की जगह पर लिख सकते हैं आर। ठीक, तो यहाँ पर आर डैश बराबर आ गया एन स्क्वायर इंटू आर। यानी कि अगर किसी भी तार का, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा, किसी भी तार का अगर प्रतिरोध तुम एन गुना कर दोगे तो सॉरी किसी भी तार की अगर तुम लंबाई एन गुना कर दोगे तो जो उसका प्रतिरोध होगा वो एन स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि किसी भी तार को अगर हमने 2 गुना कर दिया है तो उसका प्रतिरोध होगा 2 का वर्ग 4। ठीक, अगर किसी भी तार को अगर हमने 3 गुना कर दिया तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा एन स्क्वायर गुना, देखो एन स्क्वायर गुना, यानी कि 3 का वर्ग कितना 9। मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे, जैसे मान लेते हैं आपको L1 का मान दे दिया गया है 1 और L2 का मान कर दिया है 3, और यहाँ पर आपको R का मान दे दिया गया है 4 ओम। ठीक, 4 ओम, यानी कि जो इसका प्रतिरोध है वो 4 ओम है। किसी तार था उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया गया। ठीक, अब उसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि R बराबर एन का मान दिया गया है 3, यानी कि 3 गुना कर दिया है, 3 का वर्ग कितना 9, और R का मान दिया गया 4, तो 9 चौक 36, यानी कि 36 ओम हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। यानी कि अगर किसी भी तार को आप एन गुना कर दोगे तो जो उसका प्रतिरोध हो जाएगा वो एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक, यहां से मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि वैद्युत पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक को प्रवाह करते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन के आगे आगे सामने मैंने आता हुआ देखा है। बहुत से बच्चे गलत कर लेते हैं क्योंकि छोटी छोटी बातें नहीं सीख पाते। 1 मिनट थोड़ा वेट करिए, पानी पी ले। तो जो वैद्युत पदार्थ हैं जिसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिक मटेरियल बोल सकते हैं, यानी कि जिनमें करंट बह सकता है। अब किसमें करंट बह सकता है, जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी मेटल हैं, उनमें करंट फ्लो हो सकता है। ठीक, ग्रेफाइट होता है, आपसे पूछा जाता है ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसमें आप एक ऑप्शन होगा, या किसमें फ्लो होगा उसमें से एक ऑप्शन होगा ग्रेफाइट, ये सारी चीजें तो ध्यान रखना है। तो ग्रेफाइट में होता है, उसमें जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चला जाता है। और ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो हम आपको बताएं एक सिंपल सा उदाहरण। आपने पेंसिल देखी होगी, और पेंसिल के जो यहाँ पर ये निवल होती है, ये इसमें ये ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। तो इस ग्रेफाइट में भी करंट पहुंच सकता है पूरी इधर पेंसिल में, जहां जहां ग्रेफाइट है। तो ध्यान रखना, पेंसिल कभी भी उसमें ना लगा देना स्विच में। ठीक है, वहां पर उसमें करंट उत्पन्न हो सकता है। ठीक, और जितने भी अम्ल, क्षार और नमक है उनमें भी करंट उत्पन्न हो सकता है। अम्ल का मतलब होता है जैसे HNO3, H2SO4, HCl। सबसे जो कठोर है वो HCl है, ध्यान रखना। हमारे पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो HCl ही है, और सबसे ये हार्ड होता है। इसका जो है पीएच मान लगभग में 2 के समथिंग है शायद। ठीक है, ध्यान ध्यान दे लेना आप। अम्ल जितने भी हैं उनमें जो है वैद्युत करंट जाएगा। क्षार जैसे NaOH, नमक है NaCl, जैसे यह नमक लिखा हुआ है Na। नमक बनता कैसे, जब अम्ल और क्षार का मिश्रण होता है तब नमक बनता है। जैसे अम्ल का मान लेते हैं, कोई अम्ल जैसे HCl है, प्लस क्षार एक मान लेते हैं NaOH।
सबसे कठोर यानी कि सबसे ताकतवर अम्ल जो है HCl है, और सबसे ताकतवर क्षार जो है NaOH है। इन दोनों की जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे Na और Cl बनेंगे, NaCl, और HH यानी कि H2O पानी बन जाएगा। ठीक ठीक है, ऐसे करके तो ध्यान रखना है, अम्ल, क्षार और नमक में भी यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ठीक, और ध्यान दें, जो बैटरी होती है अपनी बैटरी, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? H2SO4 पाया जाता है। ठीक है, जो बैटरी जो होती है उसमें H2SO पाया जाता है। और हमारे पास होते हैं विद्युत रोधी, यानी कि जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पूछा जाता है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर लेते हैं। देखो रबर में नहीं होता है, एक प्लास्टिक होता है उसमें भी नहीं होगा करंट फ्लो। आशुद्ध जल, देखो जल मतलब पानी, यानी कि डिजिटल वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें पानी फ्लो नहीं होता है। ध्यान रखना, पानी में करंट फ्लो नहीं होता है। पानी में जो अशुद्धियां होती है वो अम्ल, क्षार, नमक के कारण होती हैं, इसलिए ही उसमें करंट प्रवाहित होता है। आपने देखा होगा कि जो जो पेड़ सूखा नहीं, यानी कि जो पेड़ खड़ा हुआ है अच्छा सा, उसमें अगर उसका इलेक्ट्रिक वायर गिर जाए तो उसमें पूरे में करंट आने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे खनिज होते हैं, जैसे वो जड़ होती है ना, उसमें खनिज जो सारी चीजें, नमक लेता है, खनिज, अम्ल, क्षार सब लेता रहता है। तो उसमें जो इसी की वजह से, अम्ल क्षार की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट बहने लगता है। और वही लकड़ी अगर काट के डाल दी जाए, सूख जाते हैं, उसमें नमक, क्षार, खनिज ये कुछ भी नहीं पहुंचता है, तो इसलिए फिर उसमें नमक जो है, फिर उसमें करंट जो है नहीं जाता है। अशुद्ध जल क्या होता है? जब उसमें जब एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे बैटरी होती है उसमें हम लोग डिजिटल वाटर ही डालते हैं, अलग तरीके से वाटर आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाला जाता है। क्या? H2SO4, जिससे यहाँ पर जो है प्रवाहित होने लगे। आप अगर नल का जल डालेंगे, उसमें नल का पानी डालेंगे बैटरी में, तो वहां पर अलग अम्ल, क्षार ये अलग तरीके से होते हैं, जो उसकी प्लेटों पर जम जाएंगे, खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना है। फिर कांच में भी नहीं जाता है करंट। अभ्रक, जिसको हम लोग माइका बोलते हैं, और माइका का यूज हम बताएं, जो आपकी प्रेस होती है, प्रेस, ध्यान रखना, प्रेस। तो यहाँ पर जैसे पकड़ने वाला वाला स्विच होता है, तो यहाँ पर देखते होंगे कि नीचे जो है एक तस्तरी लगी होती है जो हीट करती है, जो गर्म होती है, उसमें करंट नहीं आता है। उसमें क्यों नहीं करंट आता है? अभ्रक जो होता है वो इस वाली प्लेट और करंट वाली प्लेट के बीच में लगाया जाता है। तो अभ्रक का काम है कि अभ्रक में करंट नहीं जाता है, लेकिन ये ऊष्मा का चालक है, यानी कि इसमें गर्म तो हो जाएगा अभ्रक, लेकिन करंट नहीं जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं अभ्रक का। चीनी मिट्टी, जिसको हम लोग पोर्सलिन बोलते हैं, तो आपने देखा होगा जो लाइट के खंभे बने होते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे करके जो ऐसे इसमें वायर लटक रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा होगा, तो ये जो चीनी मिट्टी के होते हैं इनमें करंट नहीं आता है। ठीक, चीनी मिट्टी का जो बर्तन होते हैं उनमें भी करंट नहीं आता, जिसको हम पोर्सलिन बोलते हैं। सूखी लकड़ी में ट्रांसफार्मर आयल, जो ट्रांसफार्मर के अंदर आयल होता है, उसके अंदर भी जो आयल होता है, तेल होता है, उसमें भी करंट नहीं जाता है। एक तो पीवीसी होता है, पीवीसी के अंदर भी करंट नहीं जाता है। ठीक है, और प्लास्टिक, जैसा कि मैंने बता ही दिया है। देखो कई बार जो है आपसे पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये वैद्युत पदार्थ है जिनमें करंट जा सकता है, इनमें करंट नहीं जा सकता है। ये अर्धचालक होते हैं, जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर का मतलब होता है कि करंट जा भी सकता है और करंट नहीं भी जा सकता है। ऐसे नेचुरल जो है दो ही प्रकार के पाए जाते हैं, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक। एक तो हो जाएगा सिलिकॉन, दूसरा हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। और जो जो मानव द्वारा निर्मित है वो एन टाइप और पी टाइप के होते हैं अर्धचालक। दो होते हैं मानव निर्मित और दो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, इसमें अर्धचालक के काम करते हैं। ये क्या फोर्थ ग्रुप में पाए जाते हैं। जो फोर्थ ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल है जो केमिस्ट्री की, उसमें फोर्थ ग्रुप में पाए जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इसमें अर्धचालक का काम करते हैं। ये सेमी कंडक्टर होते हैं, इसमें करंट जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ठीक, और आपसे पूछा जाता है जो चिप्स में यूज करते हैं वो हम लोग सिलिकॉन ही ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन ज्यादा यूज करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, तो फिर हम लोग इसमें आज इतने रखते हैं। बहुत सी सारी चीजें आपने डिस्कस की हैं, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर आता रहेगा। आपको अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पीडीएफ वगैरह के लिए आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, हाईवे क्लास सर्च करके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।